जय हिंद साथियों। आगामी लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए ग्रामीण विकास प्रवेश के चौथे एपिसोड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। यदि आपने 3 एपिसोड नहीं देखा है तथा हिंदी तथा जीके का प्रैक्टिस से नहीं देखा है तो देरी किस बात का है, अभी जाएं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और उसे जरूर देखिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन्होंने क्या कहा, पहला क्वेश्चन नंबर 16 कहा इन्होंने कि भाई भूमि पैमाइश का कार्य कौन सा विभाग करता है। भूमि पैमाइश का कार्य कौन सा विभाग करता है? तो याद रखिएगा, जो भूमि पैमाइश का कार्य करता है ये राजस्व विभाग करता है। कौन करता है? राजस्व विभाग करता है। ठीक है, तो ध्यान देना, भूमि की पैमाइश या माप कह लीजिए, इसका कार्य राजस्व विभाग लेखपाल व कानूनगो के माध्यम से करता है। कौन करता है? तो राजस्व लेखपाल करता है और किसके माध्यम से? कानूनगो के माध्यम से करता है। ठीक है, जबकि भूमि प्रबंधन, यहाँ पे क्या दिया है, भूमि प्रबंधन विभाग जो है ये भूमि उपयोग निरीक्षण के सार्वजनिक स्वामित्व को बनाए रखने के लिए कार्य होता है। ठीक है, तो 16 का सी वाला याद रखिएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की बात करती, इन्होंने क्या कहा, भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला टैक्स कौन सा है। ध्यान देना, भूमि का उपयोग करने के बदले में किसानों से कौन सा कर वसूला जाता है। तो ध्यान देना, लगान, इसको क्या बोलते हैं? तो लगान कहते हैं। ठीक है, भूमि का उपयोग करने पर किसानों से लगान वसूल किया जाता है, यह राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है। तो 17 का सी वाला याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि भूमि का उपयोग करने के बदले में किसानों से कौन सा कर वसूला जाता है, तो उसको लगान कहा जाता है। ठीक है, लगान कौन वसूलता है? तो राज्य सरकार वसूलती है। तो 17 का सी वाला याद रखिएगा। 18 नंबर प्रश्न की बात करती, उन्होंने क्या कहा, जमाबंदी तैयार की जाती है। तो ध्यान देना, जो जमाबंदी होता है ये 2 प्रतियों में तैयार किया जाता है। ठीक है, कितने प्रतियों में? 2 प्रतियों में तैयार किया जाता है। ठीक है, जमाबंदी का आशय अभिलेखों के अधिकार यानी कि राइट ऑफ रिकॉर्ड से होता है, जो भूमि अभिलेख को इंगित करता है। ठीक है, जो भूमि अभिलेख को क्या करता है? संकेत करता है। इन रिकॉर्डों का रख रखाव तहसीलदार, ठीक है, तहसीलदार द्वारा प्रत्येक गांव के लिए किया जाता है। इसमें भूस्वामी, भूमि क्षेत्रफल इत्यादि का ब्यौरा होता है। जमाबंदी की 2 प्रतियां बनाई जाती है। याद रखिएगा, ये पॉइंट है। जमाबंदी की 2 प्रतियां बनाई जाती हैं, जिनमें से एक सरकार के पास तथा दूसरी पटवारी अर्थात लेखपाल के पास होती है। ठीक है, जिसमें से एक सरकार के पास होती है और दूसरी किसके पास होती है? पटवारी अर्थात लेखपाल के पास होती है। तो सी वाला याद रखिएगा, किसका? 18 का सी वाला। ठीक है, और 19 नंबर प्रश्न की बात करती, इन्होंने क्या कहा कि भाई भूमि के विक्रय के समय मुद्रांक शुल्क लगाया जाता है। मुद्रांक यानी कि जो भूमि जब बिकता है तो उस समय जो मुद्रा होता है ये कैसे लगाया जाता है। तो ध्यान देना, तो यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, भूमि के आकार के आधार पे गलत है नहीं, भूमि की कीमत के आधार पे नहीं, भूमि के किस्म के आधार पे नहीं, तो यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, स्टाम्प शुल्क। ठीक है, ध्यान देना, स्टाम्प शुल्क भूमि की बाजार कीमत या अनुबंध मूल्य पर लगाया जाता है। ठीक है, तो चलिए याद रखिएगा, मुद्रांक शुल्क जिसको स्टाम्प शुल्क भी कहते हैं, भारत में स्टाम्प अधिनियम 1899 के अनुच्छेद 13 के आधार पर आरोपित किया जाता है। ठीक है, तो किसके आधार पे? तो याद रखिएगा, मुद्रांक शुल्क भारत में भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अनुच्छेद 13 के आधार पर आरोपित किया जाता है। तो डी वाला याद रखिएगा। 20 नंबर प्रश्न की बात करते तो उन्होंने क्या कहा है कि धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरियां, कोणों एवं ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, इस कला को सर्वेक्षण कला कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सर्वेक्षण कला। सर्वेक्षण कला उस कलात्मक विज्ञान को कहते हैं जिससे पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदुओं की समुचित माप लेकर किसी पैमाना पर आलेखन करके उसकी सापेक्ष क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दूरियों का कागज पर सही सही ज्ञान कराया जा सके। ठीक है, ऐसी आलेखीय क्रिया के लिए रैखिक व कोणीय दोनों ही माप लेना आवश्यक होता है। तो 20 का आप लोग बी वाला याद रखिएगा। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न की बात करती, इन्होंने क्या कहा है कि एक कृषि के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या होगी। ठीक है, एक कृषि के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या होगी। तो याद रखिएगा, ये होता है जरीब द्वारा। किसके द्वारा? जरीब द्वारा। ठीक है,
तो जरीब भी दो तीन टाइप का होता है, गंटरी जरीब, शाहजहानी जरीब, ठीक है, गंटरी जरीब, शाहजहानी जरीब, ठीक है, एक जरीब। तो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में प्राचीन समय में कृषि खेत के मापन हेतु जंजीर का प्रयोग किया जाता था, ठीक है, कहाँ पे, तो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में प्राचीन समय में कृषि खेत के मापन हेतु एक जंजीर का प्रयोग किया जाता था, इसे ही जरीब कहते हैं। यह 55 गज या 20 नाट के बराबर होता है, ठीक है, 55 गज, एक जरीब कितने का होता है, तो 55 गज या 20 नाट के बराबर होता है, ठीक है। और एक जरीब के वर्ग को एक बीघा कहते हैं, ठीक है, एक बीघा में कितना होता है, 20 बिस्सा होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 21 का आपका ये वाला सही हो जाएगा। 22 की अगर हम लोग बात करते तो उन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, कुटीर ज्योति योजना से निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है, तो याद रखिएगा सी वाला जो दिया इन्होंने, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना, ठीक है। तो कुटीर ज्योति योजना राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत आती है, ठीक है, किसमें आता है, तो कुटीर ज्योति योजना जो है राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना है, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग 22 का कौन सा हो जाएगा, सी वाला, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। इन्होंने कहा कि भैया पूसा बोल्ड किस्म है, पूसा बोल्ड किसकी किस्म है, तो याद रखिएगा ये सरसों की किस्म है, किसकी है, सरसों की, ठीक है। तो पूसा बोल्ड किसकी फसल किस्म हो जाएगी, सरसों की। पूसा नाम से दो और याद रखिएगा, पूसा रसराज, पूसा रसराज किसका होता है, तो खरबूजा का एक ठो किस्म होता है, ठीक है। पूसा रसराज किसका होता है, तो खरबूजा का एक किस्म होता है। पूसा रूबी किसका होता है, तो टमाटर का एक किस्म होता है, ठीक है। तो पूसा रूबी टमाटर का, पूसा रसराज खरबूजा का, पूसा बोल्ड किसका होता है, तो सरसों का। तो 23 का बी वाला याद रखिएगा। चलिए 24 की अगर बात करते हैं तो इन्होंने कहा नाबार्ड जो एक ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है वह क्या है, तो याद रखिएगा यह एक बैंक है। नाबार्ड का पूरा नाम होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि कृषि एवं ग्रामीण की शीर्ष वित्तीय संस्था है। इसकी स्थापना की बात करें तो 12 जुलाई 1982 को हुई थी, ठीक है। यह एक विकास बैंक है जो कृषि के विकास, लघु उद्योग, कुटीर व ग्रामीण उद्योगों इत्यादि के लिए ऋण उपलब्ध कराता है, यानी कि लोन देता है, ठीक है। तो 24 का आप लोग क्या याद रखिएगा, डी वाला। 25 की बात करते इन्होंने क्या कहा कि भाई देश का प्रथम राज्य, ठीक है, देश का प्रथम राज्य कृषि विद्यालय कौन सा है, तो याद रखिएगा ये कौन सा है, तो पंतनगर उत्तराखंड में पड़ता, ठीक है, कहाँ पे, उत्तराखंड में। देश का प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 नवंबर 1960 में पंतनगर उत्तराखंड में किया गया था। 1972 में स्वतंत्रता सेनानी गोविंद बल्लभ भाई पंत के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया था, ठीक है। तो 25 का याद रखिएगा, बी वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए 26 की बात करते हैं, उन्होंने क्या कहा कि भाई भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है, तो भारत की जो प्रमुख खाद्यान्न फसल होती है वो क्या होती है, तो चावल होती है और गेहूं होती है, ठीक है, चावल और गेहूं। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, चावल आपका सही हो जाएगा 25 का। 26 का आपका कौन सा आ जाएगा, सी वाला, क्या, चावल, ठीक है। चलिए 27 की बात करते हैं, उन्होंने क्या कहा भाई सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है किसमें, तो याद रखिएगा सोयाबीन में 42 से 46% आपका पाया जाता है, ठीक है। सोयाबीन में प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, ठीक है। और सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश राज्य जो है प्रथम स्थान पे आता है। तो 27 का बी वाला याद रखिएगा। 28 की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने क्या कहा भाई देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ है, तो याद रखिएगा ये आपका पड़ेगा पुदुचेरी में, कहाँ पड़ेगा, तो पुदुचेरी में। तो 28 का हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो भारत का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र पुदुचेरी के में, ठीक है, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर, ठीक है, के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थापित किया गया था।
भारत का प्रथम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र पुदुचेरी में। ठीक है, 28 का डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 29 की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा भाई, इन्होंने कहा कि भाई खरीफ ऋतु की फसलें कौन सी हैं। तो खरीफ की अगर बात करें तो ध्यान देना, ये अप्रैल मई। ठीक है, कब, अप्रैल मई। जैसे आपकी फसलें होती है रबी की होती हैं, क्या होती हैं, रबी की। अगर रबी की बात करें तो ये आपका अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। तो रबी की फसल में कौन कौन सा आता, आलू, गेहूं, जौ, सरसों, चना, राई, मटर। ठीक है, खरीफ, ध्यान देना रबी की बात कर ले तो हम लोग क्या, खरीफ, ये अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं और बोई की बात करें तो अप्रैल मई। ठीक है, तो ये आपका बो दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए याद रखिएगा 29 का आपका हो जाएगा कौन सा, तो याद रखिएगा यहाँ पे बी वाला आपका सही हो जाएगा, ज्वार, बाजरा और ढेंचा। क्यों, क्योंकि भैया चना तो खरीफ का होता है ना, आलू किसका होता है, खरीफ का होता, सॉरी चना किसका होता है तो रबी में, आलू किसका होता है रबी में। तो ये तो आपका होगा नहीं, तो आपका 29 का कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे अगर हम लोग बात करें आज के लास्ट प्रश्न का, तो इन्होंने क्या कहा भाई, धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कौन सी है। तो याद रखिएगा धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ भूमि जो मिट्टी होती है, ठीक है, वो कौन सी होती है, दोमट मिट्टी होती है। कौन सी, दोमट। ठीक है, धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी दोमट मिट्टी है। काली मिट्टी की अगर बात करें हम लोग, काली मिट्टी, तो ये कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपजाऊ होती है। ठीक है, कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है। तो 30 का कौन सा, ए वाला याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, दोमट। ठीक है, यहाँ पे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।